कंसोलिडेशन, ये जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये दोनों चैप्टर, ये वाला चैप्टर 21 और चैप्टर नंबर 22, ये दोनों चैप्टर कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। कंसोलिडेशन होता क्या है? कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करना। ठीक है, कंसोलिडेशन मींस टू कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंबाइन, कि दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा करना कंसोलिडेशन कहलाता है। ओके, अब वो जो दो कंपनीज है वो कौन सी कंपनी होती हैं? वो कंपनी होती हैं पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है जी, दो कंपनी सर शोर आ रहा है आपकी तरफ से। किस चीज़ का? मुझे तो कोई नहीं आ रहा। हसन आ रहा है आपको? किस किस्म का शोर आ रहा है? सर पता नहीं किस चीज का शोर आ तो रहा है, लेकिन पता नहीं कब आता है तो आता है मेरे में। वो कोई बात नहीं है, खैर पता रहता है उसकी। अब आ रहा है? तो कैमरा भी ब्लर आ रहा है। कैमरा बिल्कुल ठीक है। शोर कम हुआ? नेट स्लो है। दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा करना बेसिकली कंसोलिडेशन कहलाता है। एक का नाम है पेरेंट कंपनी है, दूसरी कंपनी का नाम है सब्सिडरी कंपनी। अब अगला क्वेश्चन ये है इसके अंदर कि कब किस वक्त हम दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, व्हेन वन कंपनी एक्वायर अदर कंपनी। ठीक है जी, जब एक कंपनी तो लिखा है आपने पेरेंट कंपनी, और सेकंड कौन सी लिखा है आपने? सब्सिडरी। मैंने कहा कि कब किस वक्त हम कंसोलिडेशन करते हैं, जब दो कंपनीज आपस में, कंसोलिडेशन का मतलब है कि जब दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इकट्ठा करते हैं और वो दो कंपनीज का नाम क्या होता है? पेरेंट एंड सब्सिडरी। अब ये अगला क्वेश्चन ये था कि हम कब दोनों कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा करते हैं, कब और क्यों? व्हेन वन कंपनी एक्वायर अदर कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है। यहाँ पे एक्वायर का मतलब है खरीदना। ठीक है, जैसे होता है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर। ठीक है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसमें जो फर्स्ट कंपनी है, जो कंपनी खरीदती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायरर। वो क्या है? एक्वायरर। और दूसरी कंपनी जिसको खरीदा जा रहा होता है वो है एक्वायरी। ठीक है जी, एक्वायरर एंड एक्वायरी। एक्वायरर मैंने कहा कि कौन? जो कंपनी खरीद रही है दूसरी कंपनी को। ठीक है जी, अब एक्वायरर और एक्वायरी, इसमें बेसिकली जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही होती है तो वो क्या खरीद रही होती है? वो कंपनी के शेयर कैपिटल को खरीद रही है। एक्वायरिंग शेयर। एक्वायरी जो है, वो जो कंपनी सेल हो रही है वो एक्वायरी है ना? हाँ जी, वो एक्वायरी है।
मैंने कहा कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर्ड कर रही होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि बेसिकली जो फर्स्ट कंपनी है जो खरीद रही है उसे हमने एक्वायरर कहा है। एक्वायरर क्या कर रहा है? एक्वायरी के शेयर कैपिटल को खरीद रहा है, मतलब उसके शेयर्स खरीद रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपनी का, जो इम्पोर्टेंट पार्ट बताने लगा हूँ, अगर किसी कंपनी का यानी कि एक्वायरी का, एक्वायरर के पास 50% और मोर शेयर कैपिटल एक्वायर्ड, कि अगर एक्वायरी का 50% और इससे ज़्यादा शेयर कैपिटल एक्वायरर ने एक्वायर्ड कर लिया, खरीद लिया, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे देन परफॉर्म्ड कंसोलिडेशन, तो देन यहाँ पे कंसोलिडेशन परफॉर्म होगी। मैंने आपको कहा कि कंसोलिडेशन क्या होती है, जहाँ पे दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इकट्ठी की जाती हैं। अब अगर एक्वायरर के पास 50% और इससे ज़्यादा शेयर कैपिटल है एक्वायरी का, तो इसका मतलब है कि एक्वायरर हैव कंट्रोल ऑन एक्वायरी, के एक्वायरर के पास एक्वायरी का 50% अगर शेयर कैपिटल है, तो इसका मतलब है कि उसके पास उसका कंट्रोल है, ठीक है जी। और अब यहाँ पे जो एक्वायरर है, उस एक्वायरर का नाम होगा पेरेंट, ठीक है जी। एक्वायरर का नाम क्या होगा? पेरेंट, ठीक है। और एक्वायरी को हम क्या नाम देंगे? एक्वायरी को क्या नाम देंगे? सब्सिडरी, ठीक है। यानी कि एक एक्वायरर का नाम पेरेंट कब होगा और एक्वायरी का नेम सब्सिडरी कब होगा? अगर एक्वायरर के पास 50% और मोर शेयर कैपिटल है एक्वायरी का, तो इसका मतलब उस इन्वेस्टर का, एक्वायरर का नाम है पेरेंट, और एक्वायरी का नाम क्या रखा दिया गया है? सब्सिडरी, ठीक है जी। तो देन अगर पेरेंट और सब्सिडरी रिलेशनशिप होगा, तो इट्स मीन कि वहाँ पे हम देन परफॉर्म कंसोलिडेशन, कि वहाँ पे हमने कंसोलिडेशन परफॉर्म करनी है। कंसोलिडेशन का मतलब ये था, मैंने आपको बताया कि दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा करना, और वो दो कंपनीज कौन सी हैं? वो दो कंपनीज हैं पेरेंट और सब्सिडरी। इन दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है जी। और जब दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। और जब कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम है ग्रुप अकाउंट्स, इसको हम ग्रुप अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। ग्रुप अकाउंट्स। यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो? नो सर, कोई गल नहीं समझ लगी? समझ नहीं। अच्छा जी। अभी यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप अकाउंट्स का मतलब, जैसे आपने अक्सर नाम सुना हुआ है ग्रुप ऑफ कंपनीज के मतलब डिफरेंट कंपनीज का एक ग्रुप है, ठीक है। आपने सतारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, इब्राहिम ग्रुप्स ऑफ कंपनी का नाम सुना होगा, और बहुत सारी जो है वो आपने ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना होगा। जब ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब आता है, तो इसका मतलब होता है कि वो कंपनी, उन्होंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, कि वहाँ पे पेरेंट और सब्सिडरी का आपस में रिलेशनशिप पाया जा रहा है। पेरेंट वो कंपनी होती है जिसके पास एक्वायरी का कंट्रोल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सब्सिडरी, ठीक है। अब यहाँ पे
यहाँ पे मुझे ये भी समझ आ गया कि कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब होती है, जब पेरेंट और सब्सिडरी का आपस में रिलेशनशिप पाया जाता है, और कंसोलिडेशन हम परफॉर्म करते हैं और उसका और मोर परसेंट शेयर कैपिटल हाँ, पे। और उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप अकाउंट्स। ठीक है जी। और ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है, इसकी जो डेफिनेशन है, ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट ग्रुप कंसिस्ट ऑन पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी, यानी कि पेरेंट और सब्सिडरी पे को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रुप। वो हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास बेसिकली पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप पाया जाता है, और इसी दोनों को कंबाइनली हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात यहाँ पे ये है कि हम ये कंसोलिडेशन कब परफॉर्म करते हैं, मतलब किस स्टैंडर्ड के लिहाज से हम परफॉर्म करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड है वो है IFRS 10। ठीक है, कंसोलिडेशन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू IFRS 10। ठीक है, इसको हम, ये स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS 10 के मुताबिक। वाह, ये कंसोलिडेशन जो है वो बेसिकली हम IFRS 10 के मुताबिक जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड है। अच्छा जी, उसने कुछ डेफिनेशन दी हुई है, बुक का पेज ओपन कर लें, इसका पेज नंबर है 402 402। हमने कहा था कि जब एक इन्वेस्टर के पास दूसरी कंपनी का कंट्रोल होता है तो हम कंसोलिडेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसकी एक हमने परसेंटेज बताई कि अगर आपके पास 50% या इससे ज़्यादा शेयर कैपिटल है किसी दूसरी कंपनी का, तो वो हमारे पास उसका कंट्रोल है। ठीक है, कि अगर 402 किसी, हाँ जी, अगर किसी कंपनी का 50% या इससे ज़्यादा शेयर कैपिटल किसी के पास है, उसने ख़रीदा हुआ है, तो उसे हम कंसोलिडेशन करते हैं और उसको हम पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। कि अगर यहाँ पे तीन सिनेरियो हैं, उसने बताए हुए कि अगर ये तीनों में से कोई भी सिनेरियो फुलफिल होता है तो इसका मतलब है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के पास कंट्रोल है। ठीक है, पहला उसने कहा कि पावर ओवर द इन्वेस्टी, कि अगर इन्वेस्टी कौन है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, जिसको मैंने एक्वायरी कहा है, एक्वायरी का दूसरा नाम आप इन्वेस्टी लिख लो, और एक्वायरर का नाम आप लिख लो इन्वेस्टी और इन्वेस्टर। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी को ख़रीद रहा है उसका मतलब है वो कौन है, वो इन्वेस्टर है, और जिसको ख़रीदा जा रहा है वो कौन है, इन्वेस्टी। जैसे मैंने एक्वायरर और एक्वायरी का नाम है, तो उसके ये डिफरेंट नाम है। पावर ओवर द इन्वेस्टी, पावर ओवर द इन्वेस्टी मतलब कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टी का पावर है, मतलब उसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टरी को क्या कर सकता है, विच इज़ नॉर्मली एक्सरसाइज थ्रू द मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, कि उसके पास 50% और उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स हैं या शेयर कैपिटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। नंबर 2, एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट, कि उसके पास राइट है कि वो उसके रिटर्न में, मतलब डिविडेंड्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कौन है, उस इन्वेस्टर के पास उस कंपनी का कंट्रोल है।
तीसरी बात उसने की, द एबिलिटी टू यूज द पावर ऑफ द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टर रिटर्न, कि उसके पास यह भी राइट है कि वो इन्वेस्टर के रिटर्न की अमाउंट को अफेक्ट कर सकता है। दिस इज रिगार्डेड एज क्रूशल डिटर्मिनेंट इन द डिसाइडिंग वेदर और नॉट कंट्रोल इज एग्जिस्ट। कहता है ये बेसिकली एक बहुत क्रिटिकल जो है वो उसके पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई करना कि भाई उसके पास कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेसिकली उसने जो है वो आपको 3 बातें बताई हैं, अगर तीनों में से कोई एक पॉइंट भी फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस इन्वेस्टर के पास उस इन्वेस्टी का क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, अब उसने फर्दर 2 डेफिनेशन दी हैं इन्वेस्टर क्या होता है। इन्वेस्टर हु ओन द शेयर होल्डिंग इन द अनदर कंट्री, कहता है इन्वेस्टर वो बंदा होता है जिसके पास जिसकी ओनरशिप में दूसरी कंपनी की जो है वो शेयर होल्डिंग होती है, यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब मैं इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर वो बंदा होता है या वो कंपनी होती है जो कि जिसके जिसके शेयर्स किसी दूसरी कंपनी ने खरीदे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई बात ना समझ लगी हो कि इन्वेस्टर और इन्वेस्टी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेस्टर वो बंदा वो कंपनी जिसके शेयर्स जिसने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, और इन्वेस्टी जिसके शेयर्स इन्वेस्टर ने खरीदे होते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन जो हम परफॉर्म करते हैं वो किसके लिहाज से करते हैं, वो है IFRS 10। IFRS 10 के मुताबिक जो है वो हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब जो आपके कोर्स के अंदर है वो सिर्फ 2 कंपनी की मतलब 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि आपने कंसोलिडेट करनी है। ठीक है, एक आपने सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, सही। और दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करने की, क्या कह रहे हो, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली वो तो एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है ना। अगर फॉर एग्जांपल हाँ मैं कंपनी मैं मेरे पास 3 कंपनीज हैं। ठीक है, मैं 3 कंपनी चला रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं बजाय तीनों कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आगे अलग-अलग मार्केट में इशू करूं, तो उससे बेहतर है कि मैं तीनों कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इकट्ठी करूं और उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के मार्केट में इशू कर दूं। जिससे क्या होगा, यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि जिसका मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, उसको पढ़ने में भी आसानी होगी, उसको अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होगी, बजाय वो तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग देखे। और स्टैंडर्ड्स की भी लेकिन यही सर किसी कंपनी में ज्यादा लॉस हुआ होगा, किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में ज्यादा लॉस ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये फिर तीनों कंबाइन क्यों हो जाएंगी? पता नहीं लगेगा देखिए किसमें ज्यादा प्रॉफिट। सब कुछ पता लगेगा जब ये आपको कंसोलिडेशन समझ लगेगी, तो आपको ये समझ लग जाएगा कि जब एक 2 कंपनी जो है वो जिसमें लॉस हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके साथ हमने करना क्या होता है। बेसिकली जब हम 2 कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा कर रहे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इकट्ठी होती हैं। ठीक है जी, अगर अगर आपके पास उसका कंट्रोल होता है। जब उसका एक कंपनी का लॉस होता है एक, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अलग भी मौजूद होती है, इंडिविजुअल भी मौजूद होती है, तो कंसोलिडेशन में भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ जी सर। कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो वही इशू कर दी, इंडिविजुअल भी अवेलेबल होती हैं, अलहदा भी। ठीक है, अगर किसी को अलहदा चाहिए यस। होंगी तो वो अलहदा भी मिल जाएंगी। ठीक है, हर चीज़ क्लियर होती है इसके अंदर। अब इसे कंसोलिडेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड करते हैं, अकाउंटिंग रूल्स कंपनी एक्ट्स रिक्वायर्ड करता है कि आप इस तरह करें। ठीक है, बजाय आप अलग-अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। ठीक है, तो हमें कुछ रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना पड़ता है, कंपनी एक्ट्स, ठीक है, जो कंपनी लॉ है उसको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम,
तो ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने कंसोलिडेशन यहाँ पे सीखनी है कि दोनों कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किस तरह इसको कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने आज जो डिस्कस करनी है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कंसोलिडेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ consolidated statement of financial position। ये हमने आज सीखनी है कि बैलेंस शीट के अंदर कि बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन हम क्या करते हैं। ठीक है, पहला रूल इसके अंदर ये होता है कि आपने स्टेप नंबर 1 कि आपने जब प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, यानी कि बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करना है, वो हमने क्या करना है कि एसेट, ठीक है, एंड लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी, पेरेंट और सब्सिडरी के जो एसेट और लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है, आर एडेड टुगेदर, उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और इकट्ठा कर देते हैं टुगेदर, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का मतलब होता है उसके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, उसके करंट एसेट, इसके करंट एसेट, उसकी नॉन करंट लायबिलिटीज, पेरेंट की लायबिलिटीज। तो यानी कि और हमने सेम आइटम जो है वो आपस में इकट्ठी करनी है, लाइन बाय लाइन। ठीक है जी, तो ये हमने तो ये पहला रूल हो गया है कि बैलेंस शीट को हम कंसोलिडेट किस तरह करते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज को एसेट और लायबिलिटीज जो पेरेंट और सब्सिडरी की है वो हम आपस में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और लाइन बाय लाइन। पहला रूल। नंबर 2, फिर दूसरा रूल इसका क्या है कि जो जारी बात है, पेरेंट ने अगर सब्सिडरी कंपनी को ख़रीदा है तो उसके लिए कुछ उसने इन्वेस्टमेंट पे की होगी ना, मतलब पैसा दिया होगा, कैश दिया होगा, कुछ ना कुछ पे किया है। तो उसके लिए हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं कि द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट, के पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो हम क्या करते हैं, रिप्लेस बाय गुडविल, कि हम उसको गुडविल के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और गुडविल यानी कि बेसिकली हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल क्या होता है, तीसरा रूल ये है कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ठीक है, जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स होते हैं ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी नॉट टुगेदर, वो दोनों इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, मैंने क्या बताया था पहले, एसेट और लायबिलिटीज पेरेंट और सब्सिडरी की, उनको हम ऐड करते हैं। फिर मैंने बताया कि गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तीसरा मैंने बताया कि जो शेयर कैपिटल है पेरेंट और सब्सिडरी का, उसको इकट्ठे नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, हम सिर्फ इकट्ठा क्या करते हैं, एसेट और लायबिलिटीज को गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और तीसरा जो है वो शेयर कैपिटल, उसको रिजर्व की खाएं। ठीक है, तो फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है, अगर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स इकट्ठे नहीं होते पेरेंट और सब्सिडरी के, हम उसका करते क्या। इसका पॉइंट नंबर 4 इस तरह लिख लें कि प्रेजेंट इनटू
consolidated statement of financial position present into consolidated statement of financial position of parent शेयर कैपिटल। ठीक है, कि आपने जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो शेयर कैपिटल प्रेजेंट करना है वो किसका होगा? पेरेंट का, सिर्फ पेरेंट का। ठीक है, कि जो पेरेंट का शेयर कैपिटल होगा वो आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है। नंबर 5, अब अगला क्वेश्चन है कि भाई वो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल के साथ हमने क्या करना है। ठीक है, सब्सिडरी शेयर कैपिटल, सब्सिडरी शेयर कैपिटल and reserves used to calculate गुडविल, कि हमने उसके शेयर कैपिटल को गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। जी, अगला 6 पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम कहाँ गई? हाँ जी, इनकम भी कहाँ गई? इनकम किधर गई? क्या कह रहे हो सर? सर वो था ना इसका फॉर्मूला के अपना एसेट और लायबिलिटी, एक मिनट सर मैं देखता हूँ। एसेट एक तरफ और कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है सर, ठीक है, मैं और स्टेटमेंट देखता हूँ। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 ये है, एलोकेट subsidiaries retained earning into post and pre रिटेन अर्निंग, कि आपने सब्सिडरी की जो रिटेन अर्निंग है उसको पोस्ट एंड प्री में, ठीक है, प्री में एलोकेट करना है। अब ये प्री और पोस्ट क्या होता है? ठीक है, इसको लिख लें कि जो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग होगी, सब्सिडरीज रिटेन्ड अर्निंग, ये दो तरह, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है कि इसमें से प्री रिटेन अर्निंग क्या है, क्या होती है। रिटेन अर्निंग का तो मतलब आपको पता ही है क्या होता है कि भाई प्रॉफिट सब्सिडरी का। ठीक है, और पोस्ट रिटेन अर्निंग, प्री रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? प्री रिटेन अर्निंग का मतलब है कि जिस डेट पे मैंने सब्सिडरी को ख़रीदा है उससे पहले जो प्रॉफिट होगा सब्सिडरी का वो आपका क्या कहलाएगा? प्री रिटेन अर्निंग। मेरी इन्वेस्टमेंट, मैंने फॉर एग्जांपल हसन है, हसन की कंपनी ख़रीदी और हसन की कंपनी जिस मैंने ख़रीदी फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2020 को। अब 1 जुलाई 2020 तक और उससे पहले जितना प्रॉफिट इसने कमाया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, उस प्रॉफिट का नाम क्या है? प्री रिटेन अर्निंग। और 1 जुलाई 2020 से लेके आगे फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट कमाया हुआ है, ठीक है, उस प्रॉफिट का नाम क्या है? पोस्ट रिटेन अर्निंग। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि मैंने हसन की कंपनी ख़रीदी है 1 जुलाई 2020 को, मुझे जो शेयरिंग मिलेगी हसन की कंपनी में से, प्रॉफिट में से, वो किस डेट से मिलेगी? जो प्रॉफिट मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद जो कमाया गया होगा, या पीछे जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया होगा मेरी इन्वेस्टमेंट से पहले, उसमें से भी मुझे मिलेगा? जो इन्वेस्टमेंट के बाद होगा। एग्जैक्टली, कि जिस डेट पे मेरी इन्वेस्टमेंट होगी उसके बाद जो प्रॉफिट कमाएगा हसन, उसमें से मुझे शेयर मिलेगा। ठीक है, जिस डेट पे मेरी इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी तो हसन मुझे प्रॉफिट क्यों देगा? तो इसीलिए हमने उस प्रॉफिट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक वो प्रॉफिट जिस डेट पे मेरी इन्वेस्टमेंट अभी शुरू हुई है, उससे पीछे बैक जिस डेट पे मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्री। और जो प्रॉफिट जो मुझे
मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद कमाया हसन ने, उसका नाम हो गया पोस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, प्रॉफिट बिफोर पेरेंट इन्वेस्टमेंट। पेरेंट का मतलब है इन्वेस्टर जिसके पास कंट्रोल है, पेरेंट इन्वेस्टमेंट के पेरेंट की इन्वेस्टमेंट से पहले पहले जो भी प्रॉफिट है उसका नाम है प्री। और पोस्ट प्रॉफिट के प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर पेरेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पेरेंट की इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वो उस प्रॉफिट को नाम हम देते हैं पोस्ट। अच्छा, अब ये जो प्री प्रॉफिट होता है ये किधर जाता है? ये यूज टू कैलकुलेट द गुडविल। हमेशा आंखें बंद करके दिमाग में बैठा लो, जो प्रॉफिट प्री प्रॉफिट होगा वो हमने कहाँ लेके जाना है? गुडविल की कैलकुलेशन। यूज टू कैलकुलेट द गुडविल, उसको हमने गुडविल में लेके जाना है। ठीक है, और जो पोस्ट प्रॉफिट होगा, यूज टू एलोकेट, यूज टू एलोकेट बिटवीन, यानी कि वो प्रॉफिट दो हिस्सों में डिवाइड होगा। किस किस को? पेरेंट और सब्सिडी। एनसीआई। सब्सिडरी ने तो प्रॉफिट कमाया, सब्सिडरी को ही प्रॉफिट कमा के सब्सिडरी को ही देगा? नहीं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई यहाँ पे लिख ले। अब ये होता कि एनसीआई में बाद में बताता हूँ। पेरेंट तो आपको पता चल गया, वो जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है या फिर कंपनी की जो मेजर शेयर होल्डिंग है। मेजर का मतलब होता है 50% और मोर, जिसके पास शेयर कैपिटल है, वोटिंग राइट्स हैं, शेयर होल्डिंग है, उसे हम कहते हैं कि उसके पास वो पेरेंट है। एनसीआई क्या होता है ये बात की बात है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो? गुडविल एक तरह दोबारा बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ। अभी तक ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं यहाँ, ये इन पॉइंट्स में कोई मसला मसाइल? जैन एंड बिलाल, जैन निकल गया? जैन फिर वो आ गया? नो सर, कोई मसला नहीं है। जैन किधर गया? चला गया। अच्छा जी, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि कंसोलिडेशन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद करने हैं। आगे उसने मैं बताता चलूँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल के पेरेंट सब्सिडरी की शेयर होल्डिंग, पेरेंट मेड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी with 80% शेयर होल्डिंग। के पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर कैपिटल में कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट की है? 80%। ठीक है, पेरेंट ने सब्सिडरी के कितने परसेंट शेयर कैपिटल एक्वायर्ड किया? उसने 80% शेयर कैपिटल एक्वायर्ड किया है। ठीक है, अब यानी कि पेरेंट के कंट्रोल में कितना है? पेरेंट के पास, यानी कि सब्सिडरी कंपनी, एस कंपनी का मतलब है सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट के पास सब्सिडरी का कंट्रोल कितना है? 80%। तो इसे हम कहते हैं ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब शेयर कैपिटल। के पेरेंट के पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है? 80%। पेरेंट के पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सब्सिडरी का कितना है? 80%। जो कि पेरेंट के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि जो पेरेंट ने नहीं ख़रीदा वो किसी और के कंट्रोल में है, तो उसको हम नाम क्या असाइन करते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वो कितना है? 20%। वो पेरेंट के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि वो पेरेंट ने नहीं ख़रीदा, वो किसी और ने ख़रीदा हुआ है। तो इसलिए हम इसको NCI भी कहते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ऐसा शेयर कैपिटल सब्सिडरी का जो कि पेरेंट ने नहीं ख़रीदा होगा, वो किसने ख़रीदा हुआ है?
वो कोई और ओनर, उसके कोई और ओनर है। जैसे हम बात करें, हसन कंपनी है, हसन एंड कंपनी। हसन की कंपनी का शेयर कैपिटल 80% किसके पास है? लाइक मेरे पास है, ठीक है। तो मैं हसन कंपनी का क्या हो गया, 80% का मालक, ठीक है। अब जो 20% है वो किसके पास है? फॉर एग्जाम्पल वो बिलाल के पास है, ठीक है, वो बिलाल है। अब अब जो कंसोलिडेशन परफॉर्म होगी वो अशफाक प्लस हसन कंपनी की होगी। हसन मेरे लिए क्या है? सब्सिडरी कंपनी। और मैं हसन के लिए क्या हूँ? हसन कहेगा कि मेरी पेरेंट कंपनी कौन है? अशफाक एंड कंपनी, ठीक है। अब अगली बात, अब अगली बात यहाँ पे ये हुई कि जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं मतलब पेरेंट, हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेशन में कौन बनाता है? पेरेंट कंपनी। कंसोलिडेशन कौन करेगा? पेरेंट कंपनी, ठीक है। अब कंपनी। जब पेरेंट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है, तो उसकी शेयर होल्डिंग, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो 80% शेयर कैपिटल है हसन कंपनी का, अब 20% किसके पास है? वो कोई और ओनर है, उसका नाम है बिलाल, ठीक है। तो इसलिए पेरेंट कंपनी वो कहेगा कि भाई ये जो बिलाल है ये मेरे लिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, NCI है, ठीक है, जो कि मेरे पास कंट्रोल उसका नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, वो कोई और कंट्रोल कर रहा है उसको। तो इसलिए हमने उसे असाइन कर दिया कि 800 में से 80% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है मेरे पास, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, और 100 में से 20% मैं वो किसी और को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ से बात समझ लगी कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन किस तरह परफॉर्म करनी है। कंसोलिडेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स लिखे। स्टेप्स इन्वॉल्व टू परफॉर्म कंसोलिडेशन, कि जब आपने कंसोलिडेशन परफॉर्म करनी है तो उसमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है, ये स्टेप्स लिख लें। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में अंदर ड्रॉ द ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कि ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है छोड़ दें अभी इसको, पहले स्टेप्स लिखें। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्री नेट एसेट एंड पोस्ट नेट एसेट। आपने कैलकुलेशन करनी है कि प्री नेट एसेट कितने हैं और पोस्ट नेट एसेट कितने हैं। प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट वही है, एक्विजिशन से पहले और एक्विजिशन के बाद, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नंबर 4 पे आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। स्टेप नंबर 5 पे आपने ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। स्टेप नंबर 5 में जो आपने करना है वो ग्रुप रिटेन अर्निंग है। और उसके बाद स्टेप नंबर 6 के अंदर आपने इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करनी है, ठीक है जी। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करनी है आपने, ठीक है जी। और लास्ट है
consolidate the financial statement. Consolidate the ये financial नंबर सिस्टम में क्या बताया है? नंबर intra-group transaction होगा। eliminate. Intra-group transaction eliminate. और लास्ट है कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो ये 7 स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप्स की वर्किंग है वो हमने करनी है। ठीक है, इसके सर अंदर बुक पे 5 नजर आ रहे हैं। फिर क्या हुआ, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? ठीक है जी, और 5वां 7वां स्टेप ये है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करना है। ये 7 स्टेप्स हैं। तो अभी तक जो है मैंने आपको जो पढ़ाया है वो पेज नंबर 403 तक पढ़ाया है। ठीक है, कल हम चलेंगे इन स्टेप्स के ऊपर डिटेल में कि हर स्टेप्स की हमने कैलकुलेशन किस तरह करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है और जहन भी नहीं है। ठीक है जी, तो कल इस वीक में ये कंसोलिडेशन ख़त्म हो जाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके MTQs है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अभी नहीं, क्या कह रहे हो? ये है भी नहीं।